हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी शिक्षा में। आज हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है जो आपका क्लॉज होगा। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज आपका सेंटेंस में देखा जाता है। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको क्लॉज मिल सकता है। क्लॉज आपको फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है। क्लॉज एक्चुअली में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि कभी भी किसी सेंटेंस में आपको वन पेयर सब्जेक्ट वर्ब मिलता है, या आप कह सकते हैं वन सब्जेक्ट वन वर्ब मिलता है, तो वो आपका क्लॉज होगा। लाइक आई met a girl whose eyes were blue। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। I met a girl whose eyes were blue। अब आपको ये बात समझनी है, I एक सब्जेक्ट है, met एक वर्ब है, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये क्लॉज है। क्लियर? इसके बाद आप आइए, whose eyes were blue, उसकी आइज ब्लू थी। अब यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट वर्ब मिलता है, whose eyes were blue, तो ये आपका ये भी एक क्लॉज हो गया। तो इस सेंटेंस में आपके दो क्लॉज हो गए। ठीक है, तो आपको इतना समझना है कि क्लॉज वो होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन करते हैं। क्लियर? लेकिन इस पे एक कंडीशन होगी। आप पहले एक और सेंटेंस देखिए। He know that she will come। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक और वर्ब। विल एक वर्ब है, सॉरी विल भी एक वर्ब है और कम भी एक वर्ब है, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब दोनों होंगी, लेकिन ये आपकी मेन वर्ब है। क्लियर? तो कभी भी किसी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखता है तो वहां पर आपका क्लॉज होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप की। क्लॉज मेनली टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट and second is independent। सबसे पहले हम मेनली टू टाइप्स की बात करेंगे। यहां पर एक सेंटेंस से कवर करते हैं। I saw a man who was going somewhere। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिखाई देगा और एक वर्ब। तो ये बात तो क्लियर है कि ये क्लॉज है। क्लियर? इसके बाद who के बाद आप देखें who was going somewhere, यहाँ पर फिर से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल गई। क्लियर? तो ये भी एक क्लॉज हो जाएगा। लेकिन आपको समझना ये है, वो सेंटेंस या वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता वो इंडिपेंडेंट होता है, और वो आपका सब्जेक्ट वर्ब जो कि किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी डिपेंडेंट होता है। लाइक आई सॉ अ मैन लिखा हुआ है, अगर आप इन सेंटेंस को सेपरेट करके भी लिखेंगे तो ये भी एक सेंस देगा और कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और who was going somewhere, अगर आप इस सेंटेंस को रिलेट करें तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंटेंस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, इसीलिए जो आपका सेकंड सेंटेंस होगा ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक बार जल्दी से इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज कवर करते हैं, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है।
देखिए आपके सामने एक शीट लगी हुई है जिसमें क्लॉज के बारे में बताया गया है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। एक वर्ब होगी और उसके साथ सब्जेक्ट होगा, वन पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वर्ब तो होगी लेकिन वर्ब भी वेरी करती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। आप सभी को पता है वर्ब टू टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो कभी भी आप सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऐड नहीं करेंगे। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब से आप कभी भी क्लॉज नहीं बना सकते। लाइक इसका एक एग्जांपल देखें, आई सॉ हिम गैम्बलिंग। अब आप एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है जो कि एक क्लॉज कैरी करता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग भी एक वर्ब है लेकिन इसको एज अ पार्टिसिपल के फॉर्म में रखा गया है। क्लियर? और पार्टिसिपल क्या होता है? नॉन फाइनाइट के अंदर आता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आप क्लॉज जब भी चेक करेंगे तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब के जरिए नहीं चेक करेंगे। सेकेंड पॉइंट एक लेते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सीइंग इज बिलीविंग। यहां पर जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें एक वर्ड लिखा है बिलीविंग जो एक्चुअल में वर्ब है लेकिन यूज किस तरह से किया गया है? यूज एज अ जीरंड के फॉर्म में किया गया है। क्लियर? ये सभी आप लोगों ने कवर कर रखा है। जीरंड या फिर पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप होते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट अगर आप देखें, एक सेंटेंस, आई लव टू प्ले चेस। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक वर्ब यूज हुई है प्ले जो कि टू के साथ यूज हुई है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझें कि जो प्ले वर्ब है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। रीजन इज दैट कि यहाँ पर टू लगा हुआ है तो इससे ये इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है और इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप होता है। आपको एक बार वापस से रिवाइज कराते हैं, 10th में आप सभी ने पढ़ रखा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो एज अ वर्ब की तरह एक्ट नहीं करती, नॉट एक्ट एज अ वर्ब। Non-finite verb are those who do not act as a verb। जो verb की तरह तो act करती नहीं तो फिर किसी तरह act करती हैं, वो as a noun की तरह verb act करती हैं, as a adjective की तरह act कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी भी वर्ब की तरह एक्ट नहीं करती। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 आपको पता होगा पार्टिसिपल, नंबर 3, नंबर 2 इन्फिनेटिव एंड नंबर 3 जीरंड। एक बार आपको क्विक रिवाइज कराते हैं। जो जीरंड होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म। क्लियर? इन्फिनेटिव में वर्ब के साथ क्या लगता है? टू। तो इतना तो आपको अच्छे से कवर हो चुका है कि नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कभी भी क्लॉज में ऐड नहीं करते या क्लॉज कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब के जरिए नहीं देखते। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये चीज क्लियर। अब फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है इससे पहले देखते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जैसा कि हमने बता रखा है कि अगर कभी भी एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा तो वो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड, अ डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। श्योर? A dependent clause does not express a complete thought because it depend on another clause। वो principal clause पे पहले से ही depend होता है। अब यहाँ पर आते हैं फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर। For the first time I am scared, I am scared। देखिए अपना सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, ठीक है। Of what will happen। इसमें करना क्या है? अंडरलाइन करना है इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो हम लोग आज इंडिपेंडेंट क्लॉज को अच्छे से कवर कर लेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्कैर्ड ऑफ व्हाट विल हैपन। अब आप ये देखिए ध्यान से, जो कॉमा के बाद सेकंड सेंटेंस लिखा है आई एम स्कैर्ड ऑफ व्हाट विल हैपन, ये पूरा अपने आप में क्या एक सेंस रख रहा है? क्या एक कंप्लीट थॉट रख रहा है?
बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड सेंटेंस में आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट आई स्टिल वॉन द रेस। आई स्टिल वॉन द रेस, ये क्या, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट थॉट रख रहा है 100%। तो यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा, एक क्लॉज होगा। बिफोर वी लीव यू मस्ट रिमेंबर टू से गुड बाय। यू मस्ट रिमेंबर टू से गुड बाय, दैट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आते हैं फोर्थ नंबर, वेर एवर ही माइट गो आई विल फॉलो हिम। अब आप बताइए, आई विल फॉलो हिम किसी पे डिपेंड है? नहीं। इसका इस सेंटेंस को अगर आप अलग से भी लिख देंगे तो भी ये इंडिपेंडेंट ही होगा, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें वेर एवर ही माइट गो, ये कुछ अधूरा सा लग रहा है, इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ये डिपेंड कर रहा है किस बात पे, आई विल फॉलो हिम, क्लियर। फिफ्थ देखिए, सो लॉन्ग एज यू नो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। एक सेंटेंस है आई विल बी वेटिंग फॉर यू, अगर आप ये सेपरेट भी लिखते हैं तो भी ये कंप्लीट थॉट आपको देगा। इससे ये बात प्रूफ होती है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लियर। फॉर इंस्टेंस वी विल अराइव बिफोर यू, वी विल अराइव बिफोर यू, ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आते हैं सेवेंथ नंबर पे, फेसिंग माई फियर आई वॉक्ड इनटू द डार्क रूम। जो लास्ट सेंटेंस है उसमें भी आपका ये वाला पॉइंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आर दोज हु डजंट डिपेंड ऑन एनी क्लॉज। एक्चुअली इट विल मेक अ कंप्लीट सेंस इटसेल्फ, क्लियर। तो आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक बार ऑलरेडी आप लोग 10th के सिलेबस में कवर कर चुके हैं और आप इसका एक छोटा सा रिवाइज भी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लॉज, जिसके अंदर कुछ क्लॉजेस पहले हम बोर्ड पे लिखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, को आप सेकंड नेम में क्या बोल सकते हैं, मेन क्लॉज। फिर आप आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसका सेकंड नेम आप क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये इन सब के डबल डबल नेम है, ठीक है। फिर आप थर्ड नंबर पे आते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। फिर आप फोर्थ पे आते हैं, रिलेटिव क्लॉज। फिर आप फिफ्थ पे आते हैं, कंडीशनल क्लॉज। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की, जो आप लोग क्लियर कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक बार फिर से, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी पर भी डिपेंड नहीं होती, वो अपने आप में एक कंप्लीट थॉट देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, क्लॉज और सेंटेंस क्या सेम होते हैं? तो इसका एक सिंपल सा जवाब होगा, सेंटेंस के अंदर क्लॉज आ सकते हैं लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं आ सकते। मतलब बड़ा क्या है, बड़ा है सेंटेंस, क्लियर। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको क्लॉज मिल जाएगी लेकिन किसी क्लॉज से आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा, क्लियर। क्योंकि क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब होगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। लेकिन जब आप क्लॉज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्लॉज का एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है SPCA, जिसमें आप ध्यान से देखें तो S आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, P आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, C आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और ये सारे ग्रामेटिकल टॉपिक हैं जो आप लोगों ने 10th में कवर कर रखे हैं, एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दिए जाएंगे। A फॉर क्या हो जाएगा आपका, एडजंक्ट। देखते हैं, S फॉर सब्जेक्ट ये सभी को पता है, P फॉर प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है कि एक सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को रिमूव करके जितना भी कंटेंट बचेगा वो सब प्रेडिकेट के अंदर आता है। C फॉर कॉम्प्लीमेंट, कई बार ऑब्जेक्ट की जगह आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। A से आप एडजंक्ट का यूज कर रहे हैं। एडजंक्ट एक्चुअली में फ्रेजेस के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक तरह से इसको फ्रेजेस कह सकते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस बट नॉट कंप्लीट, क्लियर। तो
अगर आपसे कभी भी कोई एक क्वेश्चन करता है कि क्लॉजेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे सेंटेंस का एक अपने आप में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, उसी तरह से आप क्लॉज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो SPCA, लाइक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात क्लियर हुई। तो हम लोग थे फिफ्थ क्लॉज पे जो था कंडीशनल क्लॉज। अब इतने क्लॉजेस के बारे में अच्छे से पहले डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्लॉज है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बताया है आपको कि वो क्लॉज जो सेकेंड क्लॉज पे डिपेंड करेगा। एक अच्छा सा वही एग्जांपल लिखते हैं। एग्जाम्पल, I met a girl whose eyes were blue। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, I met a girl, आगे वाला सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट। Whose eyes were blue, ये डिपेंड करता है फर्स्ट सेंटेंस पे, तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को आप सेकेंडली नेम क्या ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे ईजीएस्ट जो क्लॉज होगा वो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आप सभी ने कंजंक्शंस पढ़ रखे हैं, ठीक है। आप लोगों ने कंजंक्शंस में एक कंजंक्शन पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, इकलौता, द वन एंड ओनली एंड। आप सभी को पता है एक वर्ड होता है एंड, जो एक कंजंक्शन होता है जो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो किसी भी सेंटेंसेस के बीच में अगर एंड लगाकर दो सेंटेंसेस कवर करे जा रहे हैं, तो अगर आप वो चीज़ क्लॉज की कैटेगरी में आ रही है तो वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ गुड मैन and I am not। आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब दी गई है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बीच में कनेक्टर का काम कर रहा है वो है एंड, तो यहाँ पर जो एंड होगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिससे ये वाली जो क्लॉज है वो कन्वर्ट हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज में। तो ये तो सबसे इजीएस्ट क्लॉज हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे रिलेटिव क्लॉज। आप सभी ने नाउन पढ़ रखे हैं और आप सभी को पता है कि नाउन 11 टाइप्स के होते हैं। 11 टाइप्स में से एक टाइप होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स आप सबने अच्छे से पढ़ रखे हैं। WH फैमिली मेंबर्स भी होते हैं और भी अनदर वर्ड्स होते हैं, लाइक who, which, that और भी बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आपके किस कैटेगरी में आते हैं, रिलेटिव क्लॉज में आते हैं। मे बी जो क्लॉज आप इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कह रहे हो वो उसके बाद रिलेटिव क्लॉज भी तो हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज की कैटेगरी क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, जो रिलेट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको दो सेंटेंसेस के बीच में या दो क्लॉजेस के बीच में इस तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं, हु, विच या दैट, इस तरह के वर्ड्स, तो आपकी ये इस तरह की क्लॉज क्या होती है, रिलेटिव क्लॉज। ये जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन है, इसमें आपको और कुछ करना नहीं है, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज की बात करते हैं। अब इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। कंडीशनल क्लॉज, टॉपिक कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज की बात करें तो कंडीशनल क्लॉज 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल, ठीक है। इसके बाद आपके 3 टाइप से स्टार्ट होते हैं, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट
प्लस फिर से लिखते हैं कंडीशनल क्लॉज। फर्स्ट वन जीरो कंडीशनल, जिसमें आता क्या है, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। अब क्योंकि कंडीशनल है तो इन सब के साथ आपको क्या मिलेगा, इफ। सेकंड बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस। थर्ड, सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, the first form of the verb। fourth, simple past plus would have plus third form of the verb, either I say present participle form of the verb। clear? तो इस तरह के कंडीशनल क्लॉज होते हैं जिसमें फर्स्ट वन होता है आपका जीरो कंडीशनल। एक बात आप समझिएगा, आपको तरह तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। अगर आपको कभी भी दो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में दिखाई देते हैं और वो इफ के साथ हैं, और ये सारे सेंटेंस क्योंकि कंडीशनल है तो आप यहाँ पर सब में प्लस कर सकते हैं इफ। ठीक है, करना ही पड़ेगा इफ के साथ ये सारे सेंटेंसेस होंगे। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस अनदर सिंपल प्रेजेंट। अगर इफ के साथ दो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस आ जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह का जो क्लॉज आएगा वो होगा जीरो कंडीशनल। सेकंड, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ अगर फ्यूचर टेंस आपको दिख जाता है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप। I know that he will come। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, I know that he will come, फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सेकंड सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, लेकिन इसमें इफ नहीं लगाया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर इफ का यूज होगा, क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस। तो ये हो जाएगा आपका एक कंडीशनल क्लॉज में सेकंड कैटेगरी। थर्ड, सिंपल पास्ट प्लस वुड। सिंपल पास्ट, अगर कोई भी सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, लाइक आप बोल सकते हैं if he ran away I would give him punishment। क्लियर, इस तरह से ले सकते हैं। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, बस आपको टेंस तो प्रिपेयर है, आप इसके साथ सेंटेंसेस को बस देखिए कि सिंपल पास्ट के साथ आपको क्या दिख रहा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये फिर किस कैटेगरी में आ जा रहा है, कंडीशनल क्लॉज की फोर्थ कैटेगरी में। तो ये भी आपके कवर हो गया। क्लियर, तो आज की क्लास में आपको सारी तरह के क्लॉज कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, अब आपकी जो सेकंड क्लास होगी वो टोटल प्रैक्टिस से रिलेटेड होगी, अब उसमें प्रैक्टिस होगी।